एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बच्चों और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी सीरीज। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले देखेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा है बच्चों n इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। सो बच्चों n इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है। n इक्वल टू 2 बच्चों सेकेंड ऑर्बिट होता है। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए। n इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है बच्चों, थर्ड ऑर्बिट। n इक्वल टू 4 मतलब क्या होता है, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपको दी है, आप उसको भी ध्यान में रखिए अच्छे से और आपको ऑलरेडी पता है। तो एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको बोलता है ग्राउंड स्टेट बच्चों, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। अगर आपको बोलता है ग्राउंड स्टेट तो कौन सा ऑर्बिट होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, और अगर आपको बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सेकेंड ऑर्बिट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं बच्चों आपको। उसके बाद अगर आपको बोलता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सा ऑर्बिट बच्चों, थर्ड ऑर्बिट। और एक दे देता हूं मैं आपको, थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर आपको बोला तो बच्चों क्या होगा, आई थिंक आप समझ गए, आएगा आंसर फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू भी समझ गई होगी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बच्चों क्या होगी 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 3 और फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 4। आई होप आप इस चीज को समझ गए। एक और चीज आपने पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था। क्या होता है एनथ ऑर्बिट के लिए एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, बोलो बच्चों, एन स्क्वायर। सो इसमें वैल्यू हम जब पुट करते थे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बच्चों एनर्जी कितनी आती थी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 आता था बच्चों -13.6 EV, और किसके लिए बच्चों, जेड एटम, जेड इक्वल टू 1 यानी H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें जेड क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्टेड स्टेट मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए बच्चों क्या आएगा, आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जल्दी से। क्या पुट करोगे आप, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो -3.4 EV आता है, मुझे याद है। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट सॉरी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज द थर्ड ऑर्बिट, तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, 9 वन सा टाइम जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1.5 आ जाएगा E3। अब E4 की बात करें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट। तो 4 डाल दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 से जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0.85 EV। सो ये मुझे याद है, माइनस में आएगा बच्चों, हर जगह पे क्या रहेगा वैल्यू, माइनस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, -13.6, -3.4, -1.5, -0.8। सो ये वैल्यूज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, या फिर अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैल्यू याद रखना है आपको। अगर आप स्टेट की वैल्यू स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, -13.6 EV इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और एक बड़ा सा फॉर्मूला बच्चों जो मैंने आपको बताया है, क्या होता है, आपको इतना तो ध्यान में रहता है, क्या ध्यान में रहता है कि फार्मूला माइनस में रहता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने पुट किया ये क्या था, माइनस में था बच्चों। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि एन स्क्वायर नीचे है, सो क्या आ जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर भी आएगा। तो एन का स्क्वायर है तो एच का भी स्क्वायर होना ही चाहिए, एन एच साथ में रहते हैं, मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता था बच्चों, ई आता था और साथ में क्या आता था, एम। अगर जेड का स्क्वायर है तो ई क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जेड ई इंटू जेड ई, डन। 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे यहाँ पे, आपको पता हुआ एडजस्टमेंट से आते थे। तो जेड का स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, ई का एक्स्ट्रा स्क्वायर आएगा। तो ये चीजें फॉर्मूला है, आपको याद करना ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गया होगा। तो क्या होता है बच्चों, -me⁴ इंटू ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन 8 पाई, पाई भी आता है बच्चों, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर। देख सकते हैं आप पीछे में आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला। सो आई होप कि आप, सॉरी पाई नहीं आता, पाई कट हो जाता है। सो देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, ई एन इक्वल टू क्या होता है, -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, अब ये इंपॉर्टेंट भी है, सो आपको लर्न कर लेना चाहिए। सो ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, रिचार्ज के टर्म में बताया था, क्या होता है बच्चों, रिचार्ज अपॉन एन स्क्वायर
जेड स्क्वायर ऊपर। डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट देख लो अगला टॉपिक। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ गई होगी। सो ये क्या था बच्चों, एनर्जी, या फिर इसी का और एक नाम होता है टोटल एनर्जी, या और एक नाम बता दूं मैं आपको, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, सो टोटल एनर्जी का दूसरा नाम मैकेनिकल होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पढ़ना है आगे आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। फिलहाल हम आगे वाला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। सो आपको याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला और आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम। चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। इसको मैं लिख देता हूं, यही क्या है, टोटल एनर्जी, शॉर्टकट लिख देता हूं, टोटल एनर्जी। ओके बच्चों, तो चलिए अगला टॉपिक हमें पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं आपको इस ब्लैक स्क्रीन में बता देता हूं बच्चों क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंबल क्या लेंगे बच्चों इसका, I इंटू ई लेता हूं मैं, या तो आप इसको ले सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। डन बच्चों, सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है वो बताता हूं, बाइंडिंग एनर्जी भी वही होता है। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू, अब जैसे कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एस्केप होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो बाहर जाने के लिए लगने वाली एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, या तो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट, या तो न्यूक्लियस, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक नाम होता है बच्चों इसी का बाइंडिंग एनर्जी। तो आई होप आप समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अब मैं फॉर्मूले से बताता हूं बच्चों, देखो फॉर्मूला क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंबल मैं बच्चों ऐसा लिखता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी ई इंफिनिटी माइनस बच्चों ई एन होता है। ठीक है, सो ई इंफिनिटी, अब इंफिनिटी में हर चीज क्या होती है, जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी है इंफिनिटी में तो क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी में है तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, और कोई भी एनर्जी ले लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ले लो, सब कुछ इंफिनिटी में क्या होता है बच्चों, जीरो। इंफिनिटी में हर वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, सो जीरो माइनस ई एन तो मुझे पता है, माइनस 13.6 ई वी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। सो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा पॉजिटिव में, सो फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6 ई वी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आपको क्या पता चला बच्चों, यहां पे एक बहुत जरूरी चीज पता चली कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका है, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। बस इतना याद रखना कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किस में रहता है, माइनस में। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दूं यहां पे तो किसका बन जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी का। और यही फॉर्मूला बच्चों किसका होता है, बाइंडिंग एनर्जी का भी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी हमको पता है, क्या पता है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इक्वल टू मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो आप समझ गए होंगे, ये सब मैथमेटिकल टर्म से मैं इसको लिख रहा हूं इस तरीके से। सो इसका मतलब अगर आपको टोटल एनर्जी याद है बच्चों, तो क्या सब कुछ याद है। टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों, माइनस 13.6 ई वी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, चलिए अब क्या पढ़ना है हमें, पोटेंशियल पढ़ना है। सो अगला पढ़ना है बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सो पोटेंशियल कौन सा बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो हमको पता है एनर्जी इक्वल टू बच्चों क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एनर्जी इक्वल टू ईवी, वो काइनेटिक एनर्जी है। सो हम सभी दुनिया भर की एनर्जी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, ईवी। फिलहाल आपको निकालना है आयोनाइजेशन। सो मैं आयोनाइजेशन लगा देता हूं। सो क्या मेरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया, यस बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। सो आप समझ गए होंगे कि एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा हुआ है,
सो यही फॉर्मूला आपका क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। डन, ओके। सो पोटेंशियल किसी भी चीज को क्या करता है, पुश करता है, दैट इज एक्सेलरेट करता है। सो ये इसकी डेफिनेशन, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड टू एक्सेलरेटेड सो दैट इट एक्वायर्स एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो फिलहाल आप जो दो बॉक्स है वो इसको इंपॉर्टेंट समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन मतलब मैंने जो लिखा है बच्चों, इक्वल टू यही है। सो प्लस में लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। बट ये En का फॉर्मूला जो खुद में होता है बच्चों क्या होता है, माइनस होता है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एनर्जी का टर्म में मैंने इसको लिखा है। सो ये साइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस। क्योंकि हमको पता है कि आयोनाइजेशन, मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, या तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो ये साइन थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ना चाहिए, हमें अगला टॉपिक देखना चाहिए जिसका नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फाइनल ऑर्बिट टू इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है, फाइनल टू इनिशियल। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज किसी बैटरी से मिल गया उसको सोर्स, एनर्जी किसी बैटरी से दे सकते हैं ना हम लोग, या तो लाइट की एनर्जी एक्सटर्नल हो गई बाहर से जो आती है। सो इट जम्प टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जम्प करेगा, हायर एनर्जी लेवल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। सो एक्साइटेशन मतलब होता क्या है, ये होता है, अगर आपका ये न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है बच्चों, एक और ऑर्बिट ले लेता हूँ ये, ठीक है। सो ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का लोअर ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, हायर ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन बच्चों लो ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करता है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, एक्साइटेड है। समझ गया आपको। सो इस तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक्साइटेशन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, so it's called as excitation of electron। अच्छा, फॉर्मूले की बात आ गई अभी। सो फॉर्मूला भी सिंपल है, एनर्जी किसकी, एक्साइटेशन की, क्या हो जाएगी बच्चों, पूरा लिख रहा हूं मैं, एक्साइटेशन पूरा स्पेलिंग, क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, फाइनल मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। सो फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको पोटेंशियल निकालना है। सो कौन सा पोटेंशियल, एनर्जी इक्वल टू तो EV होता है ना। सो कौन सा पोटेंशियल, एक्साइटेशन वाला पोटेंशियल। तो सब में हम एक्साइटेशन लगा देते हैं। सो पोटेंशियल आपका निकल गया, कौन सा पोटेंशियल बच्चों, एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या आ जाएगा आपका, ई एक्साइटेशन डिवाइड बाय सॉरी ऐसा। सो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, किसी भी एटम को एक्साइट करने के लिए लगने वाली एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। बहुत ही सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन खत्म, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब सिंपल वर्ड क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम। अब ऊपर देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एक्सेलरेटेड। इससे इजी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। इसकी डेफिनेशन मैंने बच्चों क्या बोली है, इसकी डेफिनेशन क्या बोली है मैंने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट या तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो देखिए ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। अब हमें करना क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला देखना है कि ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, हाँ ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी देख लेना इसका। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि ये बहुत बड़ी थ्योरी मैंने यहाँ पे दे के रखी है, जरूरत इसकी नहीं है। आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट या तो टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस और ऑर्बिट is called as, हो गया आपको पता है, is called as binding energy। So binding energy equal to ionization energy
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 दैट इज अ माइनस, ये ध्यान में रखिए, माइनस में रहता है पोटेंशियल एनर्जी। सो मैंने सभी फॉर्मूले बता दिए, एक लाइन में बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई होप। सो फिर से एक बार बताता हूँ मैं पूरी एक ही लाइन में फॉर्मूले, ठीक है। चलिए देखिए एक लाइन में फॉर्मूले कैसे याद रखना है, ऐसे है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बच्चों माइनस में रहता है टोटल एनर्जी और माइनस में रहता है पोटेंशियल एनर्जी। वेरी मोस्ट आईएमपी कहाँ कहाँ काम आएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, ओके, ठीक है, तो इन सब टॉपिक में काम आएगा, इस टॉपिक में तो काम आ ही रहा है आपको। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है, क्या पता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है, हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, इट इमिट फोटोन एनर्जी, इट इज अ थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। तो कहां से जंप करेगा, हाई टू लो, तो क्या इजिट करेगा, क्या इमिट करेगा, इमिट फोटोन एनर्जी, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके चलिए बच्चों देखेंगे इसका फॉर्मूला, डेरिवेशन देखेंगे। सो आपको पता है ये क्या है, इसका डेरिवेशन, और डेल्टा ई क्या होता है बच्चों, एच न्यू, जो आगे जाके हमने यूज किया है, ठीक है। सो एक प्रकार का डेरिवेशन है, सो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। कैसे ध्यान में रखेंगे, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे। ओके सो हमको पता है बच्चों डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, या फिर मैं ऐसा बता देता हूँ कि ऐसा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू, अब हायर ऑर्बिट मैंने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, टू लिया है ना, सो मैं टू ही यहाँ पे लूंगा, ठीक है। सो ये मैंने हाई लिया है और इसको क्या लिया है, लो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पहला वाला लो है और दूसरा वाला हाई है। ओके तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इमिट फोटोन एनर्जी, तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, आपको समझ गई ये चीज। और एक और चीज मैं साइड में फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, फोटोन एनर्जी nth ऑर्बिट का बच्चों क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, -13.6 eV इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। ओके सो एन के टर्म में है, सो हम इसको पुट करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से अपने कॉपी में। और आर सी एच के टर्म में ये वैल्यू रहती है, सो आपको पता है ये आर सी एच होता है रिचार्ज, ध्यान में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, आर सी एच, बच्चों माइनस देगा, ध्यान रखिएगा, आर सी एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन, देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कांस्टेंट तो नहीं लिया मैंने, इसको छोड़ देते, जेड दैट इज अ हाइड्रोजन एटम, जो कि क्या होगा 1। अब आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, अलग अलग जेड भी आ सकते हैं, तो फिलहाल आप जेड रखिए, ठीक है, 1 मत डालिए। तो ये N2 आ जाएगा बच्चों, सिर्फ n बदल रहा है, बाकी कांस्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आर सी एच, क्योंकि इवन की वैल्यू डाली जा रही है, जेड स्क्वायर अपनी जगह पे, N1 का स्क्वायर, डेरिवेशन पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूं। ये क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू कैपिटल ई, दैट इज अ फोटोन एनर्जी एच न्यू, फ्रीक्वेंसी बराबर लिखिए। ओके सो आप देखेंगे यहाँ पे कि एच जो है सभी जगह से कॉमन आता है और बाद में क्या होता है, कैंसिलेशन से कट जाता है। तो फिलहाल मैं इस एच को काटने जा रहा हूं, इसका जरूरत नहीं होता है, तो एच इधर भी है इधर भी है, कॉमन कैंसिलेशन हो गया। अब क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये हो गया, N1 तो ऑलरेडी लिख लिया मैंने, तो हो गया। ये क्या होगा, माइनस में रहेगा ये वाली टर्म, तो आर सी जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया मेरा न्यू, डन बच्चों। ओके तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ली जाए, तो मेरे हिसाब से कॉमन आपको दिख गया, आर सी जेड स्क्वायर कॉमन है, बच क्या गया बच्चों, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। सो आपको एक और बता दूं मैं, यहाँ पे बचेगा न्यू। अभी जो इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ, ये होता है बच्चों लो ऑर्बिट और ये होता है बड़ा ऑर्बिट, तो हाई ऑर्बिट।
तो क्या होगा, जब n2 इधर जाएगा तो n2 माइनस क्या हो जाएगा, n1, यानी कुल मिला के बड़े में से छोटा माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर का बड़ा। ओके, सो ये हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट, बट मुझे क्या करना है, सी यहाँ पे भेजना है। तो उसके पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, ये बेसिक आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। डन बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं, मैं सी को हटा के यहाँ डाल देता हूँ, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होने वाला है, ये 1/λ हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन सी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन सी, बचा क्या बच्चों यहाँ पे, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए टेक्स्ट बुक में ये n1 n2 का सिंबल कुछ भी ले सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप भी वही लो जो मैं बता रहा हूँ वो भी ले सकते हैं, या तो टेक्स्ट बुक में nm के टर्म में दिया है, nm के टर्म में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपको पता है इसके बारे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक चीज में, ये जो होता है ये लोअर ऑर्बिट होता है, और ये जो होता है क्या होता है, हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो NL और NH के टर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मुझे एक और चीज बताना था आपको, वो ये कि आपको पता है बच्चों वेव नंबर यानी क्या होता है। वेव नंबर यानी क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेव नंबर, ये न्यू बार रख जाएगा, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो कुल मिला के इसका यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, 1/मीटर। तो ये आ गया मेरा वेव नंबर, दैट इज 1/मीटर इसका यूनिट है। सो आई होप डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। अब आप स्क्रीन पे देखिए, वही डेरिवेशन आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो एज इट इज डेरिवेशन है 13.6 ईवी ले लिया है डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलता है बच्चों। इसकी जगह पे लेता जाता है ये, इसको यहां से इसकी जगह पे। ओके, तो फिलहाल हम इसकी बात ना करें, हम मेन काम की बात करते हैं। सो क्या आपको ये सब चीजें डिटेल में दिख गई बच्चों, हाँ दिख गई। अब अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता ही आता रहता है। सो वेरी मोस्ट IMP फॉर न्यूमेरिकल। किसको किसको IMP है, स्टेट एग्जाम में मोस्ट IMP प्लस एंट्रेंस एग्जाम में भी मोस्ट IMP। कौन सा बॉक्स, ये तो कंप्लीट याद करना है आपको, समझ गया होगा। सो ये एक और देखिए, यही मैं बता रहा आपको। सो ये न्यू बार जो लिखा है बच्चों, ये यहाँ से इतना बड़ा बॉक्स करना चाहिए था मुझे, ये कंप्लीट। ठीक है, अब एक और चीज वो ये कि ये लोअर ऑर्बिट होता है और ये हायर ऑर्बिट होता है, बस इतना सफिशिएंट है। ये एक्स्ट्रा है, तो इसको नहीं लिखा तो चलता है, यानी कि आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सा वाला बॉक्स है मेरे हिसाब से, तो ये फिलहाल ये वेरी मोस्ट IMP है, और ये बॉक्स नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। तो ज़्यादा फॉर्मूले मत बनाओ, जितना काम का उतने फॉर्मूले बनाओ। एक और चीज़, इस न्यू बार वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बच्चों बता रहा हूँ मैं, वेव नंबर का। तो यूनिट इसका क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, 1/मीटर, दैट इज 1/λ। तो 1/मीटर बोलो, या तो मीटर को ऊपर ले जाओ, मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर का यूनिट होता है 1/मीटर। ओके बच्चों,